जी, तो आज का लेक्चर करते हैं शुरू। आज हमने डिस्कस करना है बेसिक्स अबाउट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को हम डील कौन से स्टैंडर्ड में कर रहे होते हैं? IAS 2। ये सेकंड स्टैंडर्ड था जो IFR ये बोर्ड ने बनाया था, और इसको बनाने की जरूरत क्या थी कि आपके पास चाहे किसी भी किस्म का बिजनेस है, उसने इन्वेंट्रीज लेनी ही लेनी है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री क्या रखेगा? प्रोडक्ट जिससे चीजें बना रहा होगा। अगर वो ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग में इन्वेंटरीज कौन सी होंगी? जो ऐसी चीजें जो आगे बेचने के लिए उसने रखी हुई है। तो ये वो वाला स्टैंडर्ड है जो IS 1 के बाद आया था, और ये बिल्कुल बेसिक है, यानी स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उनमें से एक स्टैंडर्ड है। IS 1 कौन सा था वो भी देख लेते हैं। IS 1 बेसिकली है आपकी पूरी अकाउंटिंग। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि जो से आगे सब्सिक्वेंट IAS हैं, यानी इसके अलावा जो जो सी भी चीजें हैं, जैसे IS 2 है, इसको हम लोगों ने कैसे रिकॉर्ड करना है वो मैं IS 1 बताएगा। ठीक है। IS 1 बेसिकली खुद कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये बस रूल है, प्रियम्बल है, जिसके मुताबिक हम लोगों ने बाकी के सारे स्टैंडर्ड्स बनाए थे। बात करते हैं इन्वेंटरीज की होती क्या। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय इन्वेंटरीज, यानी इन्वेंटरीज होती क्या है। इसके बाद हमने देखना है क्लास क्वेश्चन, और इसके बाद हम देख लेंगे टाइप्स। ठीक है। सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज मेंट बाय इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज बेसिकली होती हैं आपकी करंट, टेंजेबल एसेट, या अगर आप इसको फॉर फर्दर लो लेवल में देखना चाहते हो तो वो आपकी क्या होती है? एक्सपेंस। ठीक है। करंट टेंजेबल एसेट बेसिकली वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे, एक साल में खत्म। अब इसको करंट टेंजेबल एसेट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। ठीक है। जो एक साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल में ओपनिंग स्टॉक बनता है, और उसको हम सेल करके पैसे कमा लेते हैं। बेसिकली इन्वेंटरीज क्या होती हैं? आपकी एक्सपेंस होती हैं। अब एक्सपेंस क्या होता है कि ऐसे ऐसी चीजें जो हम लोग लेते हैं ताकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें। एक्सपेंस इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल देखो, अब हम लोगों ने इन्वेंट्री खरीदी है 100 रुपए की। अब हम लोग इसको 100 की तो आगे नहीं बेचेंगे, इसको महंगी करके बेचेंगे ना। 110 फर्ज करो हम लोग बेचते हैं। अब इस 110 में हमारे कुछ मजीद खर्चे भी हो रहे होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद हम अपना जो प्रॉफिट निकालते हैं, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में तो इजाफा होगा ना प्रॉफिट में, इसलिए हम लोग इसको एक्सपेंस के तौर पे डील कर रहे होते हैं। अब हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। पहली क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास रॉ मटेरियल। इसके बाद हमारे पास आती है सेमी फिनिश गुड्स। और थर्ड पे हमारे पास क्या आ जाती है? फिनिश्ड गुड्स। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसमें ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। और जो आपका ट्रेडिंग कंसर्न है उसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ये। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होता है? जो चीजें बना के आगे बेचते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? जो बनी बनाई चीजें लेते हैं उसको आगे बेच दिया। ठीक हो गया। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल बेसिकली होता है मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। अब जैसे आपने बिरयानी की देग बनानी है, अब बिरयानी की देग के लिए आपको चावल चाहिए होंगे, आपको स्पाइस वगैरह चाहिए होंगे, मसाले जात चाहिए होंगे, आपको गोश्त चाहिए होगा।
इसके अलावा बाकी भी जो जो चीजें आपको चाहिए वो सारी क्या है, आपकी रॉ मटेरियल। अब आपने क्या किया, चावल उबाल लिए आपने, उसका जो जिसके अंदर चावल मिक्स करना है वो भी बना लिया। अब आपके पास दो चीजें बनी हुई आ गई हैं। एक डोंगे में फर्स्ट कर लो आपने चावल बॉयल किए हुए हैं, और एक डेचकी में आपने वो चिकन वगैरह का जो करते हैं वो किया हुआ है। अब ना इसको आप अकेला खा सकते हो ना आप इसको अकेला खा सकते हो, ऐसे ही है। तो ये क्या होता है, सेमी फिनिश गुड्स, यानी इसके अंदर थोड़ा काम हो चुका होता है। थोड़ा सा बन चुके होते हैं, बाकी का रहते हैं, या ज्यादा काम हो चुका होता है। बहरहाल इसको हम, इतना हमारी बिरयानी बन गई कि अभी हम इसको खा नहीं सकते हैं। ना अलग अलग हमें चावल गोश्त वगैरह नजर आ रहा है, ना हम अभी इसको खा सकते हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे, सेमी फिनिश गुड्स। अब एंड पे हम चलते हैं फिनिश गुड्स पे। अब आपकी बिरयानी जो है ये बन गई है। अब आप इसको क्या करोगे, रेडी फॉर सेल और यूज, यानी कि आपकी अब बिरयानी बन गई। अब आप उसको बेचने जा रहे हो, अब उसको बंदा खा सकता है ना, तो वो कंप्लीट बिरयानी बन गई, उसको हम क्या कहते हैं, फिनिश गुड्स। ठीक है। अब मसला ये आता है कि मैंने साथ में ये भी लिख दिया कि रेडी फॉर यूज। इन्वेंटरीज हम लोग यूज भी करते हैं, बिल्कुल हम इन्वेंटरीज यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टेशनरी की दुकान है, आप उसके ऊपर ना अपना रजिस्टर लेके बैठे होते हो कि हम लोग हिसाब किताब इस पे करते रहे। अब आपने 10 रजिस्टर खरीदे थे कि चलो आगे बेचेंगे, लेकिन उन 10 रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर आपने अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया। अब था तो वो इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री कहाँ पे कन्वर्ट होगी, हमारे एसेट में। तो इन्वेंट्री एसेट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है। अब फिनिश गुड्स देखो, ये चीजें फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं कि नहीं, चावल गोश्त वगैरह आपको अलग अलग मिल सकता है, तो वो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, फिनिश गुड्स के तौर पे ही इस्तेमाल हो रहे होंगे। जो ट्रेडिंग कंसर्न है ना, ट्रेडिंग कंसर्न में हमेशा आपको फिनिश गुड्स ही मिल रहे होंगे। जो बाकी के रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स, ये सिर्फ आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मिल रहे होंगे। अब हम चलते हैं इनके टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या होती हैं, ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन या प्रोड्यूस्ड, और एंड पे हमारे पास चला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। इसको प्रोड्यूस के अलावा हम लोग क्या कह सकते हैं, परचेज। देखो ओपनिंग स्टॉक अब क्या है, जो हमारे पास लास्ट ईयर का पड़ा हुआ था, लास्ट ईयर्स। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ओपनिंग स्टॉक कितने तरह के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक होगा, सेमी फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक होगा, फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है परचेज या प्रोड्यूस। अब परचेज या प्रोड्यूस, अगर प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस में हम लोग रॉ मटेरियल से चीजें बनाएंगे। जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन में आपको दो ही चीजें नजर आ रही होंगी, या सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स। अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में प्रोड्यूस में कितनी चीजें आ रही होंगी आपके पास, सेमी फिनिश या फिनिश्ड गुड्स। ये क्या होता है आपका करंट ईयर प्रोडक्शन। एंड पे हमारे पास क्या बच जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है, नॉट सोल्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपके पास इसकी भी क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा, रॉ मटेरियल का भी, सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी, और फिनिश्ड गुड्स का भी। ठीक है। जबकि ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न में आपके पास सिर्फ फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होगा। आपने फिनिश गुड्स ही खरीदी होंगी, और आपने फिनिश गुड्स का ही क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा। ठीक है। आगे अब हम चलते हैं कॉस्ट पे। अब कॉस्ट कितनी तरह की हो सकती है इसकी, कॉस्ट कितनी तरह की हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है परचेज कॉस्ट। इसके बाद हमारे पास होती है ऑर्डर कॉस्ट, और एंड पे हमारे पास आ जाती है होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है। परचेज कॉस्ट क्या होती है कि आपने असल में वो खरीदी कितने की है।
मसलन आपको उसने कहा है कि यार ये 100 रुपए की चीज है, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ 10%, तो आप मुझे दे दो 90 रुपए। अब ये जो 90 रुपए है ये इसकी क्या है, परचेज कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट क्या होता है कि आपको उसके ऊपर लागत कितनी आई है। जैसे 90 रुपए की तो वो हमें मिल गई है चीज, लेकिन आपने पेट्रोल खर्च किया अपना। पेट्रोल खर्च कर लेते हैं हम, कितने का आ गया, चलो 50 रुपए का हमने पेट्रोल खर्च कर लिया। इसके अलावा हम कर लेते हैं बिल्स वगैरह, 10 रुपए के कर लेते हैं बिल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितने की हो गई है, 150 की हो गई है हमारे पास। अब हमने खरीदी कितने की थी, 90 रुपए की। अब तक हमारे पास कितने की होगी है, 150 रुपए की। अब होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है कि उसको रखने का खर्चा। अब रखने का खर्चा हम फर्ज कर लेते हैं, हमारे पास कितने वेयर हाउस एक्सपेंस आता है, जो गोदाम वगैरह हमने लिया हुआ है उसका हमारे पास एक्सपेंस आता है कितना, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी बनी है, 160 रुपए। अब लेकिन हमें पता लगा कि यार 160 में से ना जो हमारे पास 50 रुपए हैं, चलो 20 रुपए हैं, 20 रुपए तो हमारे पास वापिस आ जाने हैं। वो क्या थे, हमने टैक्स पे किया था, सेल्स टैक्स पे किया था, टैक्स आपको रिटर्न हो जाएगा। तो अब हमारे पास असल में कितने की खर्चा रह गया, 140 रुपए का। ठीक है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है परचेज प्राइस, आपके लेवल तक इन तीनों को हम क्या कह रहे होते हैं, परचेज प्राइस माइनस एनी रिफंडेबल अमाउंट। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यानी आपने वो तमाम अखराजात जो किए हैं उसमें से माइनस ऐसे अखराजात जो आपको पहले से वापस हो जाने हैं, उनको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब जो इन्वेंट्री की रिकग्निशन होती है ना, कि आपने बैलेंस शीट में इसको, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसको शो करना है, उसको हम क्या करते हैं, लोअर ऑफ नंबर वन कॉस्ट, सेकंड एनआरवी। एनआरवी क्या होता है, इसको हम डील करते हैं अगली स्लाइड में। कॉस्ट का यहाँ तक है हिसाब किताब, ये स्लाइड पे क्लियर हो रहा है कि परचेज प्राइस यानी आपने तमाम तर खर्चे जो किए हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे रिफंडेबल अमाउंट, जितनी अमाउंट हमें वापस आ जाएगी। अगर उसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब हम चलते हैं एनआरवी पे, लेकिन एनआरवी पे जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको लोअर पे हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं। लोअर पे रिकॉर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे खर्चे असल में कम होते हैं। अब इसके ऊपर आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि जितने खर्चे हैं आपने खर्चों को ओवरस्टेट नहीं करना होता और इनकम को अंडरस्टेट नहीं करना होता। उसकी रीजन क्या है कि अगर आप खर्चों को ओवरस्टेट करते हैं ना तो आपको टैक्स में छूट मिलती है, टैक्स में छूट मिलेगी वो फिर आगे से इलीगल की तरफ मामला चला जाता है। एनआरवी, एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट का क्या मतलब है, कुल। अब रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आपको कितने पैसे आ सकते हैं। तो एनआरवी का मतलब क्या होता है कि आपको सेल करने से कितने पैसे आ सकते हैं। ठीक है, अब एनआरवी होती क्या है? ये बेसिकली होती है आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी बुक वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू आपकी एनआरवी। फॉर एग्जाम्पल आपको बुक में कह रहे हैं कि यार 1,000 रुपए की हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, या इसको कॉस्ट वैल्यू कह लेते हैं कि हमने इन्वेंट्री खरीदी थी 1,000 रुपए की, सारी खर्चे वगैरह करके ना 1,000 रुपए की आ गई। लेकिन वो कह रहा है कि यार अगर इसको हम बेचने जाते हैं ना तो बेचने पे हमारे 800 रुपये लग जाएंगे। अब ये वाला जो है ये खर्चा तो हमने पे करना ही करना है, हमें पता है कि ये कंफर्म है। तो हम लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि इन्वेंट्री को 1,000 रुपये पे करके टैक्स भी ज्यादा दे रहे हो, कोई भी नहीं ऐसा करना चाहेगा। तो इसलिए हम लोग इसको क्या निकाल लेते हैं, एनआरवी। अब इसकी एनआरवी कितनी आ रही है दोस्तों,
ठीक है, इसलिए हम एनआरवी निकाल रहे होते हैं। एनआरवी क्या होती है? आपकी बुक वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। आगे कॉस्ट फॉर्मूलाज, यानी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड हम लोगों ने कैसे कैसे करना है। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो बेसिक मेथड होते हैं, एक होता है एफको, एक होता है फाइफो, और एक होता है लाइफो। पहले हम लाइफो पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसको थोड़ी सी डिस्कशन करके खत्म करते हैं। लाइफो क्या होता है? लास्ट इन कॉमा फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि अगर आपने जो आखिरी बार चीज खरीदी है ना, जो चीज आपने आखिरी बार खरीदी है उसको आप सबसे पहले बेचोगे। जैसे ये है हमारा टाइमलाइन। अब आपने जो चीज इधर खरीदी है ना, सबसे पहले आप उसको सेल करोगे, और एंड पे आप जो सबसे पहले चीज खरीदी थी इसको आप सबसे एंड पे सेल कर रहे होगे। ठीक है, इसको कहते हैं लाइफो। अब लाइफो के मुताबिक क्या होगा? जो आपके पास स्टॉक आ रहा होगा, स्टॉक एट ओल्डेस्ट प्राइस, सबसे पुरानी प्राइस पे होगा। क्योंकि देखो आपने जितनी ताजी ताजी खरीदी जा रहे हो उसको तो बेच ही जा रहे हो, तो जो आपके पास माल पड़ा हुआ है वो क्या है? पुराना माल पड़ा हुआ है, पुरानी प्राइस पे पड़ा हुआ है, तो स्टॉक आपको पुरानी प्राइस पे रखना पड़ रहा होगा। इसको अब एंटिटी ज्यादातर अडोप्ट नहीं कर रही होती, इस वजह से इसको हम पढ़ते भी नहीं है। इसके बाद अब हम चलते हैं फाइफो पे। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन कोमा फर्स्ट आउट। इसकी भी अगेन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है हमारा ओल्डेस्ट पॉइंट, ये है हमारा न्यूएस्ट पॉइंट। अब हम सबसे पहले सेल किसको कर रहे होंगे? पहली चीज को, यानी ये जो सबसे पहले हमने खरीदा इसको हम सबसे पहले सेल करेंगे, सोल्ड फर्स्ट। और ये क्या होगा? सोल्ड एट लास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक या स्टोर कार्ड में जो प्राइस आ रही होती है वो कौन सी आ रही होती है? स्टॉक एट न्यूएस्ट प्राइस। यानी जो बिल्कुल ताजा तरीन रकम कीमत चाह रही होगी चीज की, हम लोग उसको उस पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे अपने स्टॉक को। इसके बाद एक मेथड होता है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि यार देखो, हमने जो स्टार्टिंग में खरीदी है 500 यूनिट खरीदे हैं 10 रुपए के हिसाब से। उसके बाद हमने खरीदे हैं 1000 यूनिट। ओ तो 1000 के हिसाब से हमने खरीद लिया मजीद 5 यूनिट। तो अब हमारे जब इसको हम कर लेते हैं 10 ही कर लेते हैं ताकि काम ठीक रहे। अब ये क्या करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास कितने पैसे कितने आ रहे हैं? 5000। और इसको मल्टीप्लाई करने कितने आ रहे हैं? 10,000। अब इंस्टेड के हम लोग इनको 1000 पे मैयर करें या 500 पे मैयर करें, हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट को हम ऐड करते हैं, कितनी आ गई? 15,000। और इसको हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके, टोटल यूनिट्स को ऐड करके इसके ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। 15,000 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आपके पास आ जाता है 7500। आंसर आपके पास आ जाता है 750। 7500 नहीं, 750 आता है आंसर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है, यानी जो पुराने यूनिट्स पड़े हुए थे उनकी टोटल कॉस्ट और नए वालों की टोटल कॉस्ट, हमने 500 यूनिट खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 5000। उसके बाद हमने 1000 यूनिट खरीदे 10 यूनिट खरीदे 1000 के हिसाब से। अब हमारे पास कितने रुपए आ गए? 10,000 रुपए। तो टोटल खर्चा हमने कितना कर लिया? 15,000। अब टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? 20। तो टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट्स पे।
टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है न्यू रेट, और हम इसको इस रेट के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं 750। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने सेल करनी है तो सेल प्राइस हम 750 के मुताबिक रखेंगे, ये नहीं करेंगे कि 1000 के मुताबिक रखने या 500 के मुताबिक रखने, नहीं, हमने किसके मुताबिक रखनी है, 750 के मुताबिक। आगे चलता है हमारे पास मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। अब मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है कि आपने इन्वेंट्री को किस तरह रिकॉर्ड करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है। ये होते हैं दो आपके पास, एक होता है पीरियोडिक और एक आपके पास होता है परपेचुअल। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका मीनिंग क्या होता है। पीरियोडिक क्या होता है, पीरियड, ठीक है ना, पीरियड, पीरियोडिक क्या होता है, पीरियड। और अकाउंटिंग का पीरियड क्या होता है हमारा, अमूमी तौर पे 1 साल, 1 ईयर। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं हो रहा होता। अब अगर हम पीरियोडिक के हिसाब से रिकॉर्ड करें इन्वेंट्री को, फिर हम क्या करते हैं कि 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, अब ये 1 ईयर कौन सा होता है, अकाउंटिंग ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 फाइनेंशियल ईयर, हम टोटल परचेजेस, टोटल सेल्स एटसेट्रा कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जिस एटसेट्रा में क्या आता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, ये सारा कुछ हम 1 साल के बाद कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या कोई भी हम लोग पीरियड डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद कर रहे होते हैं, जैसे 6 मंथ्स का पीरियड हो सकता है। ठीक है, यानी हम लोग इसको पीरियड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जबकि परपेचुअल में क्या होता है, नेवर एंडिंग, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हर न्यू ट्रांजेक्शन के साथ, एवरी ट्रांजेक्शन, हम लोग हर ट्रांजेक्शन के साथ क्या कर रहे होते हैं, टोटल कॉस्ट और टोटल परचेजेस, सेल्स एटसेट्रा, हम लोग हर ट्रांजेक्शन के साथ न्यू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, दोबारा से चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये है हमारा पीरियोडिक और परपेचुअल में फर्क। बाकी अब इसकी एक बार देख लेंगे हम एग्जांपल्स और खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर।